नमस्कार। जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? तलवारें, किले, बड़े बड़े युद्ध, यही सब है ना? लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी, बल्कि उनके दिमाग में थी। आज हम उस महान योद्धा के पीछे छिपे उस रणनीतिकार को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीती, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक अकेला इंसान जिसके पास संसाधन मतलब रिसोर्सेज बहुत कम थे, उसने बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसी उस समय की सुपर पावर्स को सीधी चुनौती दे दी। देखिए, इसका जवाब सिर्फ बहादुरी में नहीं है, बल्कि उनकी कमाल की सोच और उनकी रणनीति में छिपा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नायक के उदय से और बात करते हैं अफजल खान के साथ हुए उस ऐतिहासिक मुकाबले की। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो दिमाग और साइकोलॉजी का एक बेहतरीन लेसन था। तो बात है 1659 की। बीजापुर सल्तनत ने अपने सबसे खूंखार, सबसे ताकतवर सरदार अफजल खान को भेजा और मकसद शिवाजी को पूरी तरह से कुचल देना। जरा सोचिए, अफजल खान कोई छोटा मोटा सूबेदार नहीं था। उसके साथ थी एक विशाल सेना, बेहतरीन हथियार और बेहिसाब रिसोर्सेज। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, शिवाजी का खात्मा। मतलब हर तरह से देखें तो हालात शिवाजी के बिल्कुल खिलाफ थे। और यहीं पर शिवाजी का जीनियस दिमाग काम करता है। उन्होंने सीधी लड़ाई की जगह बातचीत का न्योता दिया। लेकिन जगह कौन सी चुनी? प्रतापगढ़ का किला। ये उनका अपना इलाका था, उनका अपना गढ़, जहाँ के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ थे। मतलब उन्होंने लड़ाई का मैदान खुद चुना, और वो भी बिना एक भी तीर चलाए। कमाल की स्ट्रेटेजी थी ये। और फिर वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई। अफजल खान ने दोस्ती का नाटक करते हुए शिवाजी को गले लगाया और धोखा, उनकी पीठ में छिपे हुए खंजर से वार कर दिया। लेकिन शिवाजी तैयार थे। उनके कपड़ों के नीचे जो लोहे का कवच था, उसने उनकी जान बचा ली। और इससे पहले कि खान कुछ समझ पाता, शिवाजी ने अपने हाथ में छिपे बाघनख से ऐसा पलटवार किया कि इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये धोखे का जवाब जबरदस्त तैयारी से दिया गया था। मशहूर इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने इस घटना के बारे में क्या खूब कहा है। ये हीरे को हीरे से काटने जैसा था। मतलब शिवाजी ने अफजल खां की क्रूरता और उसके धोखे का जवाब अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से दिया। अच्छा, अब बात करते हैं शिवाजी की दूरदर्शिता की एक और मिसाल की। वो सिर्फ जमीन की लड़ाइयों के ही मास्टर नहीं थे, वो समुद्र की ताकत को पहचानते थे। जी हाँ, भारत की पहली संगठित नौसेना, एक ऐसा मोर्चा जिसे उस वक्त के ज्यादातर भारतीय राजा महाराजा पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। वो ये अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर अपने स्वराज्य को बचाना है तो सिर्फ जमीन पर लड़ने से काम नहीं चलेगा। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, ये सारी विदेशी ताकतें समुद्र के रास्ते ही आ रही थीं। तो अगर इनसे अपने लोगों को महफूज रखना है तो कोंकण के लंबे समुद्र तट पर अपना कंट्रोल होना ही चाहिए। और इसके लिए एक मजबूत नेवी, एक नौसेना बहुत जरूरी थी। और उन्होंने जो नेवी बनाई ना, वो कोई छोटी मोटी नहीं थी। शिवाजी महाराज की नौसेना में छोटे बड़े मिलाकर पता है कितने जहाज थे? करीब 500 जहाज। ये उस जमाने की सबसे ताकतवर समुद्री ताकतों में से एक थी, जिसने दुश्मनों की नींद हराम कर दी थी। और इस नौसेना के मकसद, इसके ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। पहला, अपने कोंकण तट को सुरक्षित रखना। दूसरा, पुर्तगाली और ब्रिटिश जैसी विदेशी ताकतों को चुनौती देना। तीसरा, समुद्री डाकुओं का खात्मा करना। और चौथा, अपने व्यापार को बढ़ाना, उसे सुरक्षित रखना। तो ये सिर्फ डिफेंस नहीं था, ये एक पूरी की पूरी समुद्री रणनीति थी। चलिए अब जरा युद्ध के मैदान से हटकर बात करते हैं, स्वराज के सुशासन की। क्योंकि एक साम्राज्य की नींव सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अच्छी गवर्नेंस से रखी जाती है। देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ युद्ध जीतकर नहीं बनता। उसे चलाने के लिए एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन, एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है। और शिवाजी महाराज इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अष्टप्रधान नाम की एक जबरदस्त टीम बनाई। इसे आज की भाषा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट कह सकते हैं। इसमें 8 मंत्री थे और हर कोई अपने काम का एक्सपर्ट था। जैसे प्रधानमंत्री को कहते थे पेशवा, वित्त मंत्री को अमात्य, विदेश मंत्री को सुमंत। मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए एक विशेषज्ञ।
ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे पूरा राजकाज एकदम स्मूथली चलता था। और बात करें उनके टैक्स सिस्टम की, तो वो भी बड़ा सोचा समझा था। 2 तरह के मेन टैक्स थे। एक था चौथ। ये क्या था? ये बेसिकली एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था। पड़ोसी इलाकों से 25% टैक्स लिया जाता था और बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। और दूसरा था सरदेशमुखी। ये एक 10% का एडिशनल टैक्स था जो मराठा जमीन पर उनके वंशानुगत हक को दिखाता था। लेकिन जानते हैं, इन सबसे ऊपर शिवाजी के शासन की सबसे खास बात क्या थी? उनकी फिलॉसफी, उनका दर्शन। वो खुद को राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का सेवक मानते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये सोच, ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? अपने गुरु समर्थ रामदास से। गुरु रामदास ने ही उन्हें कर्तव्य का मार्ग दिखाया था। उन्होंने ही शिवाजी को सिखाया कि राज करना कोई हक या अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र कर्तव्य है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इससे जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक बार शिवाजी ने अपना पूरा राजपाट अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, दान कर दिया। तब गुरु रामदास ने वो राज्य उन्हें वापस लौटाया और क्या कहा? उन्होंने कहा, शिवा, तुम इसके मालिक नहीं, तुम सिर्फ इसके रखवाले हो। ये प्रजा की अमानत है, एक सेवक बनकर इसकी सेवा करो। बस इस एक घटना ने शिवाजी के शासन की पूरी दिशा ही तय कर दी। और यही उनके शासन का मूल मंत्र बन गया कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य की भावना से भरा होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है। तो शिवाजी महाराज की ये महान विरासत आज भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? उनके बनाए किलों में, पत्थरों में उकेरी हुई एक कहानी। और इन सब में सबसे खास है उनकी राजधानी रायगढ़ का किला। ये किला सिर्फ पत्थर और चूने की एक इमारत नहीं है, ये उनके जीवन का केंद्र था। सोचिए, 1656 में उन्होंने इस किले पर कब्जा किया, फिर 6 जून 1674 को यहीं पर उनका छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ और 1680 में इसी किले में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये किला उनके पूरे सफर का एक मूक गवाह है। इसकी बनावट और इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी, इतनी जबरदस्त थी कि ब्रिटिश इतिहासकार ग्रांट डफ ने इसे एक नाम दिया, पूर्व का जिब्राल्टर। मतलब एक ऐसा किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन हो। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं कि आज सदियों बाद भी शिवाजी के सिद्धांत इतने रेलेवेंट क्यों हैं? हम उन्हें क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी सीख सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। एक ऐसा लीडर जो दूर की सोचे, एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए काम करे, और शासन में सेवा का भाव। ये वो सिद्धांत है जो आज भी किसी भी कामयाब इंसान, समाज या देश के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने उस जमाने में थे।